हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चित्रकूट एकेडमी। ये वीडियो नियंत्रण और समन्वय का दूसरा पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने देखा था नियंत्रण और समन्वय क्या होता है और यह किस प्रकार से जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है। पिछले वीडियो में हमने ग्राही तक अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में देखेंगे तंत्रिका कोशिका क्या होता है। चलिए देखते हैं तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका का अध्ययन करने से पहले हम समझ लेते हैं कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है या नर्वस सिस्टम क्या होता है। तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका कोशिकाओं से ही होता है। तंत्रिका कोशिकाओं को न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। तंत्रिका कोशिकाएं शरीर की सबसे बड़ी या जटिल कोशिकाएं होती हैं। ये जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं यह शरीर की सबसे बड़ी और जटिल कोशिकाएं होती हैं। इन्हीं तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है या नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है। इन तंत्रिका तंत्र में या तंत्रिका कोशिकाओं में पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं पाई जाती। पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं पाई जाती, इसका अर्थ यह हुआ कि यदि तंत्रिका तंत्र क्षतिग्रस्त होता है तो यह अपने आप को पुनर्निर्मित या पुनः से अपनी कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर सकता। तो इसमें आप समझ चुके होंगे कि तंत्रिका तंत्र में पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं पाई जाती या बहुत कम पाई जाती है। अब यह जान लेना आवश्यक है कि पुनरुद्भवन क्या होता है। पुनरुद्भवन क्या होता है? पुनर्निर्माण। पुनरुद्भवन जैसे आपने घरों में देखा होगा, छिपकलियाँ होती हैं। अगर छिपकली की पूंछ कट जाती है तो वह पुनरुद्भवन की क्षमता से पुनः पूंछ दोबारा निकल जाती है या पूंछ का निर्माण दोबारा से हो जाता है। छिपकली की पूंछ इसी पुनरुद्भवन की प्रक्रिया के माध्यम से दोबारा बड़ी हो जाती है या पुनः पहले की स्थिति में आ जाती है। इसी को हम पुनरुद्भवन कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों के द्वारा शरीर के अंगों का पुनः से निर्माण करना जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं उसको हम पुनरुद्भवन कहते हैं। तो अभी आपने देखा कि पुनरुद्भवन क्या होता है। मनुष्य के शरीर में अगर पुनरुद्भवन की घटना को देखा जाए तो मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क में सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। यदि मस्तिष्क किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त होता है तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। अर्थात यदि मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो रही हैं तो उनका निर्माण बहुत कम होता है। और मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता यकृत में पाई जाती है। सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता मनुष्य के शरीर में लीवर में पाई जाती है। लीवर की कोशिकाएं यदि क्षतिग्रस्त होती हैं तो यह पुनरुद्भवन की प्रक्रिया के माध्यम से पुनः अपनी प्राथमिक स्थिति में या पहले की स्थिति में आ जाता है। इसीलिए मस्तिष्क में और लीवर में कैंसर जैसी समस्याएं बहुत कम होती हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क और लीवर में कैंसर की घटना बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि मस्तिष्क में पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम जबकि यकृत में पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है। अभी आपने देखा
मानव में पुनरुद्भवन किस प्रकार से होता है और कौन से अंगों में सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। ये जो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है, ये जो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है, इसको हम न्यूरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं या तंत्रिका विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और जो अध्ययनकर्ता होते हैं या आप कह सकते हैं कि जो तंत्रिका विज्ञान के डॉक्टर होते हैं, उन्हें हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। और उस विज्ञान को जिसके अंतर्गत तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है या तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है, उसको हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। तो आप समझ में आपको आया होगा कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है, और तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान कहते हैं, और तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करने वाले डॉक्टर या वैज्ञानिकों को न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। तंत्रिका कोशिकाओं के कार्य और संरचना के आधार पर इन्हें भिन्न प्रकार में बांटा जा सकता है। इन्हें हम क्रमशः संवेदी और प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं के अंतर्गत रख सकते हैं। संवेदी अंग जो होते हैं मानव शरीर में, जो कि आँख, कान, त्वचा, जीभ, आँख, कान, त्वचा, जीभ और नाक, ये जो 5 प्रकार के संवेदी अंग होते हैं, ये सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये आपने कल भी देखा था और पिछले वीडियो के लास्ट में आपने देखा था कि रिसेप्टर कितने प्रकार के होते हैं। उन्हीं रिसेप्टर्स को हम ग्राही कहते हैं और उन्हीं ग्राहियों को संवेदी अंग कहते हैं। तो संवेदी अंगों के अंतर्गत आपने देखा कि कितने प्रकार के अंग आते हैं और इनका काम क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तंत्रिका कोशिका, नर्वस या न्यूरॉन, जिसे न्यूरॉन भी कहा जाता है, नर्वस सेल्स या न्यूरॉन, तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना हुआ होता है। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना हुआ होता है, ध्यान देंगे आप। और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। अर्थात इनका काम ही होता है कि यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करें। ये आप एक तंत्रिका कोशिका का चित्र देख रहे होंगे, इसके बीच में उपस्थित होता है केंद्रक। ये द्रुमिका होती है, ये तंत्रिकाक्ष होते हैं, तंत्रिका का अंतिम सिरा, और ये तंत्रिका काय। ये द्रुमिका, तंत्रिकाक्ष और तंत्रिका का अंतिम सिरा केंद्रक कोशिका काय किस प्रकार से काम करते हैं तंत्रिका कोशिका में, ये आगे देखेंगे विस्तार पूर्वक। तंत्रिका के भाग क्या क्या होते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा द्रुमाकृतिक सिरा, द्रुमिका या डेंड्राइट, जहाँ पर सूचनाएं उपार्जित की जाती हैं। डेंड्राइट जहाँ पर उपस्थित होता है वहाँ पर सूचनाएं उपार्जित की जाती हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि डेंड्राइट सूचनाएं उपार्जित करने का काम करता है। डेंड्राइट जिसे द्रुमिका कहा जाता है, यहाँ पर सूचनाएं उपार्जित करने का काम होता है। दूसरा होता है द्रुमिका से कोशिका काय तक, डेंड्राइट से साइटोप्लाज्म तक, जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती हैं। द्रुमिका से
कोशिका काय तक या साइटोप्लाज्म तक सूचनाएं विद्युत आवेग के रूप में काम करती हैं। जैसे कि आपने पहले ही देखा था कि यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से। अगला होता है एक्सॉन या एक्सॉन। यहाँ इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है जिससे आगे यह संचरित हो सके। एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष, यहाँ पर आप ये संरचना देख रहे हैं। तंत्रिकाक्ष में विद्युत आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत के रूप में किया जाता है, रासायनिक संकेत के रूप में किया जाता है जहाँ से यह आगे संचरित हो सके। अब अगला होता है सिनैप्स। अगला पार्ट होता है सिनैप्स, जिसको अंतर्ग्रंथन कहते हैं। यह कोशिका के अंतिम सिरे, यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान होता है जहाँ पर विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके। सिनैप्स यह तंत्रिका के अंतिम सिरे, तंत्रिका के अंतिम सिरे और द्रुमिका के, अर्थात आप कह सकते हैं कि ये जो द्रुमिका होती है, पहले ही आपने पढ़ चुका है कि यह तंत्रिका कोशिकाओं का एक संगठित जाल होता है। जो तंत्रिका ऊतक होता है या नर्वस सिस्टम होता है वह तंत्रिका कोशिकाओं का या न्यूरॉन्स का एक संगठित जाल होता है। ये तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है। यहाँ पर ये द्रुमिका, यहाँ पर द्रुमिका इससे जुड़ती है, इसे हम सिनैप्स कहते हैं या अंतर्ग्रंथन कहते हैं। यही अंतर्ग्रंथन होता है सिनैप्स। यह तंत्रिका के अंतिम सिरे, यह तंत्रिका के अंतिम सिरे तथा अगली तंत्रिका के, जो उस पर अगली तंत्रिका वहाँ से जुड़ी है, के द्रुमिका के मध्य का भाग होता है। द्रुमिका और तंत्रिका के अंतिम सिरे जहाँ पर आपस में मिलते हैं या जुड़ते हैं, वहाँ पर जो रिक्त स्थान होता है उसे हम सिनैप्स कहते हैं। यह विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में, यहाँ पर जो रिक्त स्थान होता है तंत्रिका के अंतिम सिरे और द्रुमिका के मिलने के स्थान पर, यहीं पर विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत के रूप में बदला जाता है जिससे कि वह आगे की कोशिकाओं में या आगे के अंगों तक सूचना पहुंचाने का कार्य कर सके। तंत्रिकाओं द्वारा सूचना का संचरण किस प्रकार से होता है? सभी सूचनाएं जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, सभी सूचनाएं जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, जैसे कि आपने पहले ही अध्ययन किया था नियंत्रण और समन्वय वाले पार्ट में कि सभी सूचनाओं को पहले मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। मस्तिष्क निर्णय करता है कि आगे क्या प्रतिक्रिया करनी है। सभी सूचनाएं जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, ये सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित होती हैं। अभी आपने देखा था तंत्रिका के डायग्राम में ध्रुमाकृतिक सिरा। ये जो तंत्रिका कोशिका के ये जो सूचनाएं होती हैं ध्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती हैं या वहाँ पर यह सूचनाएं उत्पन्न होती हैं और एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती हैं। एक रासायनिक क्रिया होती है जब वहाँ पर सूचनाएं उत्पन्न होती हैं, तो एक रासायनिक क्रिया होती है जिससे विद्युत आवेग उत्पन्न होता है और यह आवेग द्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है। द्रुमिका से कोशिका काय तक यह विद्युत आवेग जाता है, यह सूचना संचरित होती है। फिर तब तंत्रिकाक्ष एक्सॉन जो होता है, एक्सॉन जो होता है, से होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है, इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत के रूप में होता है, रासायनिक संकेत के रूप में होता है। विद्युत आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत के रूप में हो जाता है ताकि यह आगे संचरित कर सके। ये रासायनिक संकेत रिक्त स्थान या सिनैप्स दरार को पार करते हुए, जैसे कि आपने अभी देखा था सिनैप्स या अंतर्ग्रंथन में, यहाँ पर
यहाँ पर विद्युत आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत के रूप में होता है। यहाँ पर जो रिक्त स्थान उपस्थित होता है वहीं पर इस विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत के रूप में बदला जाता है। इसको पार करके यह रासायनिक संकेत अगली तंत्रिका की ध्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। जो वहाँ पर अगली ध्रुमिका और तंत्रिका के अंतिम सिरे और ध्रुमिका जहाँ पर मिलते हैं उसे सिनैप्स कहते हैं, और उसी सिनैप्स पर विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत के रूप में बदला जाता है और यही विद्युत आवेग आगे संचरित किया जाता है, यानी अगले ऊतक में या अगली तंत्रिका कोशिका में संचरित किया जाता है। यहाँ पर विद्युत आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में होता है। रासायनिक संकेत में क्यों होता है? जिससे अगली तंत्रिका कोशिका में इसको संचरित किया जा सके। इस प्रकार सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह संचरित हो जाती हैं। अर्थात जब अगली तंत्रिका की ध्रुमिका में इस रासायनिक संकेत को भेजा जाता है तो यह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में संचरित हो जाती हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से तंत्रिकाओं के द्वारा सूचनाओं का संचरण किया जाता है। अब आगे देखते हैं।